बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसलन नाज़रीन, प्रोग्राम जिस टाइम में खुश आमदीद। मैं आपका मेज़बान नजम अली ख़ान और हमेशा की तरह जो नए नए अपडेट्स हैं वो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और आज की बड़ी ख़बरें ये हैं कि मुस्लिम लीग नून पंजाब में तो हुकूमत साज़ी के लिए आगे जा ही रही है, उसकी हुकूमत वाज़ेह नज़र आ ही रही है, लेकिन इसके साथ साथ वफाक में भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो है उसके इशारे उसका क़याम यकीनी नज़र आने लग पड़ा है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून को वफाक पे हुकूमत नहीं बनानी चाहिए, लेकिन अगर मुस्लिम लीग नून ऐसा करती है तो इसके नतीजे में एक डेडलॉक पैदा हो जाएगा और वो डेडलॉक जो है असम्बली के टूटने तक भी जा सकता है। इस वक्त की आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि मुस्लिम लीग नून मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को चौथी बार वज़ीर आज़म बनाने से दस्तबरदार हो गई है। ख्वाजा आसिफ ने इंकशाफ किया है कि वज़ीर आज़म के उम्मीदवार शहबाज शरीफ होंगे और इस सिलसिले में पार्टी के ज़राए का ये कहना है कि ये बात पहले ही कह दी गई थी कि अगर सादा अक्सरियत नहीं मिलती, 2/3 अक्सरियत नहीं मिलती तो मियाँ नवाज शरीफ वज़ारत उस्मा के उम्मीदवार नहीं होंगे। और ये मियाँ शहबाज शरीफ ने पहले भी वाज़ेह कर दिया था कि अगर पार्टी को सादा अक्सरियत नहीं मिलती तो फिर हम मुशावरत करेंगे, हलीफों से मुशावरत करेंगे। इस वक्त ताज़ा तरीन डेवलपमेंट ये है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान एक फार्मूले पर बातचीत जारी है और फार्मूला ये है कि पहले 3 बरस के लिए मुस्लिम लीग नून का वज़ीर आज़म होगा और अगले 2 बरस के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म होगा। ये फार्मूला इसलिए भी अहम है कि जब हम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को देखते हैं तो हमारे सामने आता है कि वो 37 बरस की उम्र में पाकिस्तान की वज़ीर आज़म बनी थी। और ये एक हैरत अंगेज़ इत्तफ़ाक़ हो सकता है कि अगर ये फार्मूला बनता है और चलता है तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो कि इस वक्त 35 बरस के हैं और आज से 2 से 3 बरस के बाद जब वो वज़ीर आज़म बनेंगे तो वो भी अपनी वालदा की तरह 37 बरस के होंगे। तो ये एक बड़ी चीज़ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पर बड़ी जज्बाती हो सकती है, इसको लेकर आगे चल सकती है। CEC का इजलास जारी है, वहाँ से क्या सामने आता है वो अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। एक और बड़ी खबर आज की वो ये है कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के मुताबिक एजेंसियों ने गुफ्तगू पकड़ी है और वो कहते हैं कि उनके पास पक्के सबूत आ गए हैं कि एक और 9 मई बर्पा करने की तैयारियां हो रही हैं। और सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ धांधली के नाम पर जो एहतजाज कर रही है वो कोई इसकी आड़ में बड़ी मनसूबाबंदी कर रही है। इससे पहले भी जो इतवार के रोज़ एहतजाज की कॉल दी गई थी उसको इसी ख़तरे की बिना पर रोका गया था कि कुछ अनासिर जो है आगे बढ़ सकते हैं और कोई 9 मई दोबारा बर्पा हो सकता है। इस पर निगरान वज़ीर आज़म ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी गुफ्तगू की उसमें भी उन्होंने यही इशारा दिया, यही इंदिया दिया कि पाकिस्तान को ढाका बनाने की बात करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा और इंतशार अगर किया जाएगा तो पाकिस्तान की रियासत जो है वो अपने शहरियों का हर कीमत पर दिफा करेगी। यहाँ की एक और बड़ी खबर, सिराजुल हक मंसूरा में जमात इस्लामी का हेड क्वार्टर सिराजुल हक हमारा से दस्तबरदार हो गए, जहांगीर तरीन सियासत से दस्तबरदार हो गए। परवेज़ खटक ने सियासत से ब्रेक ले ली। और लाहौर की जो बड़ी खबर वो ये भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर के जनरल सेक्रेटरी और नौमुंतखब MNA वसीम कादर जिन्होंने शिकस्त दी थी रोहेल अस्कर को, वो मुस्लिम लीग नून में शामिल हो चुके हैं। ये कल की खबर है, लेकिन चूँकि प्रोग्राम हम आज कर रहे हैं तो हम इस पर भी बात करेंगे। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। यहाँ पर मेरे साथ स्टूडियोज़ में जो शख्सियात मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करने के लिए, उस्मा कारदार मुस्लिम लीग नून की रहनुमा और मखसूस नशिस्तों पर, और जब मैं नंबर गेम पर चाहता हूँ तो उस्मा आप इस वक्त एक MPA के तौर पर मौजूद हैं, आप मुंतखब हो चुकी हैं। नजम बहुत शुक्रिया, सब अल्लाह का करम है और पार्टी ने भी मुझे बहुत इज़्ज़त दी है और मैं भी उतनी ही उनके साथ कमिटेड हूँ जितनी उन्होंने मेरी हौसला। चलिए इस पर भी मज़ीद भी बात करेंगे। इसके साथ ही अब अहमद भट्टी साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। लॉयर्स विंग की बात हो, पार्टी की बाकी सियासी विंग की बात हो, हर जगह पर मुतहर्रिक अवैस साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। ये क्या इल्ज़ाम है? निगरान वज़ीर पंजाब कहते हैं कि आप लोग एक और 9 मई बर्पा करने की तैयारी कर रहे हैं और एहतजाज धांधली पर एहतजाज के नाम पर बड़ी मनसूबाबंदी हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नजम भाई आपका। वैसे मुझे तो ये क्या कहते हैं निगरान वज़ीर आला की या निगरान वज़ीर आज़म की ये जो इस तरह की स्टेटमेंट्स हैं, मुझे तो बड़ा हैरानगी हो रही है। अब कोई ऐसा इलेक्शन रह गया है जिसको आपने लड़ना है, कि जिसको आपने फिर आप 9 मई का नाम दे के लेवल प्लेइंग फील्ड छीनना चाह रहे थे। चले पहले तो एक जनरल इलेक्शन था ना, उस वक्त 9 मई की बात करते थे, अब सिर्फ क्या रह गया है?
और यार अब तो हमारी सिर्फ एप्लीकेशंस ही है ना, हमारी एप्लीकेशन ज़ारों के सामने मौजूद है, इलेक्शन कमीशन में मौजूद है, हाई कोर्ट के अंदर हमारी पिटीशंस पेंडिंग है। देखिए ये किस चीज़ का डर है, ये डर क्या है, ये डर क्या है, ये डर क्या है, मैं बताता हूँ। डर ये है, रेहाना डार 55,000 से जीतती हैं, सलमान अकरम राजा 80,000 से जीतते हैं। इस तरह की बीसियों एग्जाम्पल्स मैं दे सकता हूं कि वो जीते यार। उनका अगर इनको निगरान वजीर आला को पता क्या चाहिए था जी, निगरान वजीर आला ये ना कहते कि यहां पे 9 मई होने जा रहा है, निगरान वजीर आला ये कहते कि मैं एक सूबे का इस टाइम बड़ा हूं, मैं अपने सूबे को अगर लीड कर रहा हूं तो मैं अपने सूबे की तरफ से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर किसी बंदे को रीकाउंटिंग में जाना है तो एक्सेप्ट कर ले एप्लीकेशन, ताकि इस तरह की दिंगा मस्ती, कोई फसाद, कोई धरना, कोई एहतजाज ना हो। ये होता अगर वो अपने इस सूबे के साथ या कागज साहब पाकिस्तान में सिंसियर हो। वैसा खतरात मौजूद है। मुझे देखिए, मोहसिन रांझा साहब ने ट्वीट की, उन्होंने कहा कि हमने मुबारकबाद दी, हारने के बाद पीटीआई को मुबारकबाद दी और मुबारकबाद के बाद हमारे घरों पर फायरिंग कर दी गई। ख्वाजा साद रफ़ीक ने लतीफ़ खोसा साहब को मुबारकबाद दी और मुबारकबाद के बाद गुलिस्तान कॉलोनी में मुस्लिम लीग नून के दफ्तर पर उनके घर पर हमला कर दिया 60 बंदों ने। तो अगर इस किस्म का रवैया होगा फिर खतरा तो होगा ना। बिल्कुल, देखिए ऐसा रवैया बिल्कुल पहली बात तो होना नहीं चाहिए। देखिए ये सिर्फ ये कैसे कह सकते हो कि पीटीआई की तरफ से ऐसा हुआ है, और भाई कोई ऐसा विटनेस नहीं है, कोई बंदा, कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि जो ये कह देना। तो नाम दे दिए उन्होंने, नाम दे दिए, आप इंक्वायर करें। निगरान वज़ीर साहब को चाहिए कि उसमें कोई अल्टीमेटम देते 48 आवर्स का कि ये जो बंदे हैं इनको कैफे किरदार तक पहुंचाया जाए। ये नहीं है कि आप हुआ गुलिस्तान कॉलोनी में, उसकी वजह से आप सिर्फ एक पार्टी के ऊपर फिर से दोबारा से आप इल्जाम तराशी के बम फोड़ना शुरू कर दें कि ये 9 मई जो पहले हुआ था, 9 मई कोई ऐसा नहीं था। उस वक्त एक मॉब था, मॉब की तरफ से रेजिस्टेंस थी, मॉब की तरफ से एक जज्बात थे, वो किया गया, लेकिन उसको उस टाइम पे भी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज को रोकना चाहिए था। देखिए हम पहले भी कह चुके हैं, वो कंडेमेबल एक्ट है, वो कंडेमेबल इंसिडेंट है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। स्टेट है ना, एक स्टेट में एक इलेक्शन हुआ है, हम उसको दोबारा प्लानिंग नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं बिल्कुल नहीं है, एजेंसियों ने कॉल्स ट्रेस ना कोई नजम भाई पहले प्लानिंग थी और ना ही कोई हम सोच सकते हैं। हमारा देखिए, ये हमारा मुल्क है, हम क्यों करेंगे ऐसा? नहीं, आपके लिए मुश्किलात है ना इस वक्त। देखें आपके लाहौर के सेक्रेटरी अवैस, आपके लाहौर के जनरल सेक्रेटरी नौ मुंतखब MNA वसीम कादर, जिन्होंने रोहिल अस्कर को शिकस्त दी, वो मरियम नवाज को जाके मिल गए। देखिए मुश्किलात है आपके लिए। जब किसी को रात को अगवा कर लिया जाएगा ना, जब किसी के बच्चों की हद तक, उसकी मिसेस की हद तक उसको थ्रेट किया जाएगा, तो कोई बंदा डर के, हमेशा यही होता है, वो तो कहता है मैं अपने घर वापस आ गया हूं, मुझे अपने घर, फिर घर ही बंदा वापस आता है। उनकी बॉडी लैंग्वेज आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, क्या बॉडी लैंग्वेज है एक बंदे की, कौन सा उसके साथ हुआ क्या था, मियां हमजा शहबाज शरीफ ने क्या किया था उस बंदे के साथ, क्या आपको नहीं पता? मैं आपके अपने चैनल से अभी फुटेज निकाल लेना, थप्पड़ तक बात गई थी। एक बंदा इतना डिसग्रेस हुआ उस लीडरशिप के सामने कि उसने थप्पड़ मारने तक गए, और फिर वो कहे कि मैं अपने घर, थप्पड़ खाने के बाद भी घर को जाता है। ऐसी कौन सी वसीम कादिर को, देखिए वसीम कादिर, मैं तो ये कहूंगा, मेरा वो कहते हैं हल्के के काम करवाऊंगा मैं, डेवलपमेंट करवाऊंगा, बिल्कुल होना चाहिए। अगर उनकी, देखिए ये हर एक की ख्वाहिश होती है कि अपने हल्के कोई बंदा इलेक्ट होके आता है तो उसकी ख्वाहिश ही होती है कि अपने हल्के के काम करूंगा, डेवलपमेंट है, लोगों का जो जायज़ काम है वो करने के लिए कोशिश करते हैं। बट ये नहीं है कि आपको इमरान खान के नाम पे या इमरान खान के अलावा किसी के भी नाम के ऊपर आपको वोट मिला है और आप उस वोट से पहले दिन गद्दारी कर जो। वसीम कादिर, अगर आप इतने ही ज़र्फ वाले हो ना, मैं उसको एक मैसेज देना चाहता हूं, मेरा अच्छा ताल्लुक है उनके साथ, बट आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं और वो जनरल सेक्रेटरी हमारे। देखिए मैं वसीम कादिर साहब थे, वो अब नहीं है, कल से नहीं है वो। मैं उनको एक मैसेज देना, मेरे भाई हैं वसीम भाई, इतना ज़र्फ ज़रूर रखें, अगर आपको अपने घर जाने का इतना ही शौक है ना, मियाँ नवाज शरीफ के टिकट पे शेख रोहेल अस्कर ने इलेक्शन लड़ा है वहाँ पे, आप आज रिज़ाइन करें, आज रिजाइन करें। इमरान खान की फोटो जो आप लगा के इलेक्शन लड़ा था, इंशाल्लाह वो कहर, लोग कहते हैं, मैं भी कहता हूं, हम सुना भी बल्कि होता भी देखा है, कुरान पाक पे जब हलफ दिया जाता है ना, और फिर इस तरह के जब अल्लाह आपको सेहत दे, जिंदगी दे, वसीम भाई इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए थी आपको। या पर आप हलफ ना उठाते या मियां नवाज शरीफ के शेर के निशान पे इलेक्शन लड़ते, तो मैं भी कहता कि आज आप अपने घर में गए, आपका आप बड़े ज़र्फ वाले ना। आज वसीम कादर का जाना गलत हो गया, और इससे पहले जब 20 दिसंबर 2018 को शहबाज गिल ट्वीट करते हैं कि हमने मुस्लिम लीग नून की एक विकेट गिरा दी है, यही वसीम कादर जो थे
आपके बुज़दार साहब से गले में वो झंडा था जो 3 कलर वाला, वो पहन रहे थे, तो वो तब ठीक था, आज गलत हो गया। देखिए, वसीम कादर साहब के पास उस टाइम कोई पोर्टफोलियो नहीं था, किसी पार्टी के वोट से नहीं आए हुए थे, कोई आज़ाद हैसियत में वो नहीं आए हुए थे। डिप्टी मेयर थे, डिप्टी मेयर खत्म हो चुका था उस टाइम, डिप्टी मेयर उस टाइम खत्म हो चुके थे वो। नहीं 2018 की बात है, 2017 में ये वाइंड अप हो गया था ना ये सिस्टम। तो नहीं चल, मुद्दत उसकी बाकी थी, अभी मुद्दत बाकी थी। आप उसको डिप्टी मेयर, अगर डिप्टी मेयर तब उनको चाहिए था भाई, आज जिसके वोट से आप आए हो ना, उसके वोट को पहले आप रिजाइन करते। ये नहीं है कि आप अगर उस टाइम पे किया था तो गलत किया था। ये तब भी देखिए, अगर किया था गलत किया था सही। ये इसी तरह की प्रैक्टिसेस जो है इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर रही है, इस मुल्क का सियासत को बदनाम कर रही है, और ऐसे लोग कर रहे हैं। उस्मा कारदार ने बहुत ही सब्र तहम्मुल के साथ आज आपकी पूरी गुफ्तगू सुनी और बिल्कुल बीच में इंटरफेयर नहीं किया आपने। मैं भी नहीं करता नहीं, आप खैर आप पे है, मैं किसी को कुछ भी नहीं कहता इसके हवाले से। लेकिन उसमें दूसरी तरफ बात ये की जा रही है कि वोट तो बहुत बड़ा पड़ गया, और मैंडेट जो है पीटीआई कहती है हमारे पास था, और पहले तो 35 पैक्चर की बात हो रही थी, आज 70 हलकों की बात हो रही है कि 70 हलकों में नताइज बदले गए हैं, और इस तरह आपकी पार्टी जीती है। नजम देखें, बात सारी ये है कि हमने एक वतीरा बनाया हुआ है कि जिस सीट से हम जीत जाते हैं वहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, और जिस सीट से हम हार जाते हैं वो धांधलीशुदा है। अब अगर ये इतना इन्होंने शोर हंगामा 60 इन्होंने जाके तो तकरीबन सारों पे इन्होंने, बिकॉज ये इनको ये खुशफहमी है कि पाकिस्तान में 100% मैंडेट जो है ना वो सिर्फ इन लोगों का है, जबकि फाफिन की रिपोर्ट ये कहती है कि 2/3 जो वोटर्स हैं इस इलेक्शन में उन्होंने रिजेक्ट किया पीटीआई को, उन्होंने पीटीआई को वोट नहीं डाला। लेकिन बहरहाल इनको ये बहुत जोम है कि पूरा पाकिस्तान सिर्फ इन्हीं को वोट देता है और किसी पार्टी को कुछ नहीं देता है। तो बहरहाल इनको ये सोच लेना चाहिए कि अगर धांधली हर उस पर सीट पे हुई थी तो फिर हमारे साद रफीक कैसे हार गए, ठीक है, फिर हमारे रोहेल अजहर कैसे हार गए, फिर हमारे राना सना कैसे हार गए, एमल वली कैसे हार गए, मैं अब ये शेरपा कैसे, मतलब है कि बड़े बड़े लीडरान जो हैं, सिराजुल हक कैसे हार गए। ये सारे लोग जो हैं इन्होंने वावेला नहीं मचाया, इन्होंने बड़ी बुर्दबारी का, और उन्होंने एक्सेप्ट किया कि जी अवाम का जो मैंडेट है वो हम उसकी इज्जत करते हैं। लेकिन इनका काम ये है कि इन्होंने शोर डालना है। इन्होंने पहले से ही सोशल मीडिया पे एक ऐसे कहते हैं ना स्टॉर्म इन अ टी कप, तूफान बर्पा कर देना है कि ये गलत हो गया वो। अब आप सोचें ये जो 9 मई वाली जो स्टेटमेंट है, इनका किसी भी कैंडिडेट का आप सोशल मीडिया का उठा के देख लें, शेरियार अफरीदी का मैं पढ़ रही थी, मैं रेहाना डार का पढ़ रही थी, मैं खुर्रम शेर जमान का पढ़, डीएसपी हम तुम्हें देख लेंगे, तुम्हारी पेटी की खैर नहीं है, एएसपी तुम्हारी फलानी की खैर नहीं है, एसएचओ तुम्हारा फलाने का खैर नहीं है, इलेक्शन कमीशन रिजाइन करो तुम्हारी खैर नहीं है। ये इनको समझ नहीं आती कि ये वही काम कर रहे हैं जो इन्होंने 9 में, जिससे 9 में हुआ था। अगर इसी तरह से इंतशार फैलाएंगे और ये रियासती जो इदारे हैं उनके ऊपर हमला अभी तो जुबान से हो रहे हैं ना, तो फिर थोड़ा सा टाइम लगता है। आपके जो कारकुन होते हैं जब आप उनको इश्तिहाल दिलाते हैं तो वो उठ के अटैक कर देते हैं, वो हमलावर हो जाते हैं, फिर वो पेट्रोल बम वाली कहानी शुरू हो जाती है, फिर वो अटैक करने वाली गाड़ियां जलाने वाली शुरू हो जाती है। तो लीडरान को चाहिए कि ये मेहरबानी करें, आप सबक सीखें 9 मई से, और पार्लियामेंट में बैठ के जो इन्होंने करना है करें, वहीं पे अपनी शामें गरीबा करें, और जो सियासत करनी है अब एक जमहूरी तरीके से करें। और अगर ये नहीं करेंगे तो फिर इनका तो जो हशर होगा उसके जिम्मेदार ये खुद होंगे। तो मेरे ख्याल में ये, मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ कल एक हशर होना बाकी है इनका। देखें जी, मुझे समझ नहीं आती है कि ये वावेला क्यों है। इनके पास सीटें आ गई हैं, सही है, ये अपना खेलें, ये सियासी प्लेटफॉर्म से खेलें, इनकी आवाज है पार्लियामेंट में, अब इनको क्या प्रॉब्लम है। लेकिन ये जीतने के बाद रो रहे हैं और जो हारे हैं बस देखें जी, बात सारी ये है कि मुझे अफसोस इस बात का है, मैं एक चैनल पे बैठी हुई थी और वहाँ पे हमाद अजहर ने ट्वीट किया था, उसका जिक्र हुआ कि जी हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले जा रहे हैं पाकिस्तान के इदारों। ये नहीं कि आप अंदाज़ा करें कौन मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है जो पाकिस्तान का इतनी बुरी तरह पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए पूरी दुनिया में तमाशा बनाए।
फिर इन्होंने लॉबिंग फर्म्स हायर किए हैं, इनको शर्म हया कोई नहीं है। लॉबिंग फर्म्स इन्होंने यूरोप में, अमेरिका में हायर की हैं, जो अपने बुढ़े बुढ़े सेनेटर्स, कोई रिटायर हुआ हुआ है, कोई है जिनकी सारी टिल्ट इजराइल की तरफ है, वो उनसे ट्वीट्स दिलवा रहे हैं और कह रहे हैं कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आप एक्शन लें। भाई आप होते कौन है इस तरह की फजूल बातें करने वाले कि पूरी दुनिया, कभी आप किसी कांग्रेसमैन से कोई स्टेटमेंट दिलवा रहे हैं, कभी फलाने से। कोई मुहब्बे वतन पाकिस्तानी ऐसे नहीं कर। आपको जो प्रॉब्लम है, आपकी अदालतें हैं मुल्क में, आप वहां जाएं, आप कानून के मुताबिक जो आपको तकलीफ है या रंजिश है या शिकायत है, वहां पे अपनी करें। ये कि आप पूरी दुनिया में अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए निकल खड़े हैं। निगरान वज़ीर आला की इस तशवीश से और इस बात से इल्ज़ाम के साथ जाती हैं कि दोबारा 9 मई हो सकता है। देखें, बात सारी ये है कि जो हमारे वज़ीर आला हैं, सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं उनको रिपोर्ट करती हैं जी, उन्होंने। और अगर उनको कोई इस तरह से रिपोर्ट आई है तो कोई तो वजह है। वैसे तो नहीं, वो तो इनके सारे वैसे तो अगर ये चाहते हैं तो फिर वो इतनी सेंसिटिव चीज जो है वो बाहर पब्लिक कर देंगे। तो फिर ये कहेंगे जी ये तो फेक है, ये असली नहीं है, ये नकली है, ये फलाना है। फिर ये इनका तमाशा खत्म नहीं होता। चाहे इनको ये नहीं कि इनके सामने भी कोई चीज हो रही होगी ना, उसको भी कहेंगे नहीं ये झूठ है। तो देखें, फिर अपना नतीजा इन्होंने खुद भुगतना है। अब इनको पता है कि इनके साथ क्या हुआ है पहले। मजीद अगर इन्होंने देखें, सड़कें ब्लॉक करना, लोगों की जिंदगियां खराब करना, पाकिस्तान की मईशत पे कारी ज़रब लगती है इस चीज़ से। इससे आपकी पूरी जो इकॉनमी है वो बैठती है, लोगों का जीना दुभर हो जाता है। तो इसकी रियासत अब इजाज़त नहीं देगा। चलें वापस इलेक्शन के नताइज की तरफ आते हैं। मुझे एक चीज़ बताइएगा, अगर इस वक्त देखा जाए, इंतखाबी नताइज को देखा जाए, हमजा शहबाज के हल्के में चले जाते हैं, वहाँ पे आलिया हमजा जो है सिर्फ 5000 वोटों से हारी हैं और 5000 वोटों से ज़्यादा मुस्तरद वोट हैं वहाँ पर। और ये आलिया हमजा वो आप खातून कह सकते हैं कि उसको एक दिन कंपेन करने का मौका नहीं मिला, वो बैनर नहीं लगा सकी, जलसा नहीं कर सकी, किसी वोट अंदर है ना वो नहीं कर सकी। आप गुजरांवाला जाते हैं, शहर से खुरम दस्तगीर हार जाते हैं। आप फैसलाबाद जाते हैं, फैसलाबाद डिवीजन की 10 में से 9 सीटें आप हार जाते हैं। मुस्लिम लीग नून जो है शहरों से निकल रही है, आउट हो रही है। देखें, ये वाकई लम्हा फिक्री है और इनको इससे तो बल्कि इनको सोचना चाहिए कि अगर हमारा जहाँ पे नून लीग की ज़्यादा सीटें होती थी, अगर उन्होंने लूज़ की हैं तो फिर ये कितना फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। यानी कि इनको वो सीटें चली गई हैं। तो मुझे इनको कम से कम इस बात पे गौर करना चाहिए और कोई बैलेंस अप्रोच लानी चाहिए कि हमारे बड़े बड़े लीडरान जो हैं वो इलेक्शन नहीं जीत। खुर्रम दस्तगीर जो है कोई छोटा नाम नहीं है, गुजरांवाला से सोचा भी नहीं जा रहा था, सोचा भी नहीं कभी किसी ने था। उनमें से कोई रो पिट नहीं रहा। वो उन्होंने कहा है कि जी जो अवाम का मैंडेट है मैं उसको तस्लीम, काश के ये लोग भी वैसे कर लेते। और जहाँ तक रद्द वोटों का ताल्लुक है, आपको पता है 2018 में 16.5 लाख ऐसे वोट थे जो कि मुस्तरद हुए थे। तो ये कोई अनहोनी चीज़ नहीं होती, ये हर इलेक्शन में ऐसे होता है। कई लोग जो नहीं सही तरीके से वोट डालते, डबल स्टैंप हो जाता है, स्टैंप एक दूसरे के ऊपर आ जाता है। तो मेरे ख्याल में इनको अब चाहिए कि ये सियासी बन के दिखाएं। पार्लियामेंट में इनके पास बहुत जो सीटें आई हैं उसका लाए अमल बनाएं, शोर डालने की बजाय। उस पर तो आपने नजरें रखी हुई हैं सबने। वो तो देखें, अब इन्होंने बड़े हल्फ उठवाए और जो किया, लेकिन आज़ाद एक उम्मीदवार जो है उस पर कोई कदगन नहीं है। कानून के मुताबिक और आइन के मुताबिक वो कहीं भी जा सकते हैं, तो इसलिए उनको कोई नहीं रोक सकता। तो फिर अवैस इसका मतलब आइन और कानून के मुताबिक तो कोई कदगन नहीं है। और दूसरी बात ये की जा रही है कि आपने सबसे ज़्यादा इस वक्त 101 आज़ाद उम्मीदवारों में से 93 जो थे अरकान में से 93 जो है आपके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत याफ्ता आए सामने, उनमें से कुछ एक दो निकल भी गए। लेकिन बात ये की जा रही है कि अगर आपको कौमी और सूबाई असम्बली की 857 सारी की सारी नशिस्तों पर भी आप जीत जाते तो आपने फिर भी कहना था धांधली हुई है, हमें और वोट मिलते और मिलने चाहिए थे, ये थोड़े मिले हैं। ये जो नहीं थे रजिस्टर्ड उनके वोट भी हमें डाल दें। हम बात कर रहे हैं अपने मैंडेट को चुराने की, हमारा मैंडेट चुराया गया है। लाहौर के अंदर देखिए, मैं सलमान अकरम राजा साहब वाली सीट की अगर बात करता हूँ तो 2013, 2018, 2013 के वो हालात जब पीटीआई बहुत कम थी लाहौर के अंदर, उस टाइम भी हम लोग सीट से जीते। और अभी आपका ये जो मीडिया है ना,
ये मीडिया ही बता रहा था कि सलमान अकरम राजा 1 लाख कुछ पे और वो मेरे दूसरे जो भाई हैं ऑन चॉइस है वो 60,000 पे खड़े थे। यार ऐसा कौन सा रिजल्ट है कि वो 70% आपने रिजल्ट उसको अनाउंस कर दिया, उसके बाद स्पेशल उसको रोक के आपने उनको रिवर्स कर दिया। आपने उसके बाद रेहाना डार साहब वाला इलेक्शन जो रिजल्ट है वो आप ही का मीडिया दिखा रहा था। कोई स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप नहीं था, आप ही का मीडिया था, डिफरेंट चैनल से। मीडिया आप देखें जिस वक्त मीडिया आप बैंडेड को चुराएंगे। अवैध मीडिया जिस वक्त 5%, 10%, 15% पे नताइज और आगे दिखाना शुरू कर देता है, उसका रिजल्ट ये बनता है कि एक बंदे का ज़हन बन जाता है, माहौल बन जाता है। फिर जब पूरा रिजल्ट आता है तो फिर उसके लिए पोलिंग स्टेशन देखें, हर पोलिंग स्टेशन अहम है ना, हर पोलिंग स्टेशन अहम है। आपका दुनिया न्यूज़, आपके मैं 3-4 चैनल्स के नाम पर कहेंगे ले दूंगा। रेहाना डार साहबा का 2:30 बजे का रिजल्ट निकाल लीजिए, आप अपने चैनल का रिजल्ट निकाल लीजिए, सलमान अकरम राजा साहब का निकाल लीजिए। बट खैर आप तो मेडर साहब जुडिस है ना, रिकाउंटिंग होगी इंशाल्लाह आपके सामने चीज़ें हो जाएंगी। अगर नहीं होगा तो हम एक्सेप्ट करेंगे ना। देखिए इंसान को अगर ये मेरे जो पार्टी PMLN वाले दोस्त हैं अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात करते हैं तो इनको आज ज़रूर GDA को भी देखना होगा। फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात करते हैं, GDA सीट्स जीती, सरेंडर करके चली गई। हाफिज नईम को इन लोगों को चाहिए, सल्यूट करना चाहिए कि यार क्या कमाल आदमी। उसने कहा कि भाई मैंने जरा सा प्रोटेस्ट किया, मैं दूसरे नंबर से मैं दूसरी सीट से प्रोटेस्ट कर रहा हूं कि जमाते इस्लामी के साथ कराची में क्या हुआ। वो तो कराची की वो बात कर रहे थे, बट उस प्रोटेस्ट का वो खुद कह रहे हैं अपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मेरे साथ ये हुआ कि उन्होंने मुझे जितवा दिया और बाकी पूरे सिंध की सीट्स में जमाते इस्लामी को हरा दिया गया। ये कहां का इंसाफ है। वो खुद एक बंदा खुद आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। मुस्तफी हो गए ना। मैं सिराजुल हक की बात नहीं कर रहा, सिराजुल हक अपनी नाकामी तस्लीम करते हुए की बात कर रहा हूं, अपनी नाकामी तस्लीम करते हुए अमीर सिंध है, अमीर कराची में की बात कर रहा हूं, अमीर कराची की जो बात कर रहा हूं कि यार वो क्या कर रहे हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बता रहे हैं कि किस तरह रिग्ड इलेक्शन था, फेयर एंड फ्री इलेक्शन की जो बात करते हैं, ट्रांसपेरेंसी की जो बात करते हैं, उन्होंने तो आज पूरा छट्टा इनका खोल के रख दिया ना कि मैं दूसरे नंबर पे था। वो खुद एक बंदा मान रहा है कि भाई मेरे फॉर्म 45 मुझे बता रहे हैं कि मैं 24,000 कुछ वोट के साथ दूसरे नंबर पे हूं और जो एक जीता हुआ आजाद कैंडिडेट था PTI की सपोर्ट वाला वो 30,000 पे खड़ा है और MQM वाला जो मुआज है वो 11,000 पे खड़ा है। रिजल्ट क्या आता है, हाफिज नईम साहब फर्स्ट पे, सेकंड पे मुआज, थर्ड पे हमारा PTI वाले खुरम। ये रिजल्ट है और वो बंदा, उस बंदे ने आज शो किया कि ये होता है जमहूरी आदमी, कि वो रिजाइन करके चले गए और उन्होंने बताया कि जो इंसाफ, जो ट्रांसपेरेंसी थी फॉर्म 45 के मुताबिक, वो खुद कह रहे हैं कि मैं हारा हुआ हूं और उस बंदे ने बता दिया। यार जो कहा जा रहा है कि जमात इस्लामी तो वैसे भी PTI की B टीम के तौर पे काम कर रही है ना। तो GDA की बात करें, GDA ने आज सरेंडर किया, अपनी दोनों जीती हुई सीट छोड़ी। पीर पगाड़ा साहब एक बड़ा नाम है, पीर पगाड़ा साहब को आप इस तरह कहेंगे वो भी किसी की B टीम है। कितनी B टीम्स हैं, ये तो पूरे पाकिस्तान को आप B टीम कहना शुरू कर दें, जिस पूरे पाकिस्तान ने इनको 26% वोट दिया ना। नहीं, वो सवाल कुछ और किया जाता है ना, सवाल कुछ और किया जाता है कि खैबर पख्तूनख्वा में आप जीत गए तो वहां पर इलेक्शन फेयर एंड फ्री हो गया। तो पंजाब में अगर पंजाब में ख्वाजा साद रफीक हार गए, रोहेल असगर हार गए, खुरम दस्तगीर हार गए, राना सनाउल्लाह खान हार गए, फैसलाबाद डिवीजन की 9 नशिस्तें मुस्लिम लीग नून हार गई, तो यहाँ पर धांधली हो गई। धांधली को तो फिर इनको रोना चाहिए ना पंजाब के हवाले से। देखिए आप जो लोगों का जो पॉपुलर वोट है ना, आप उसका अंदाजा आप इसका जवाब दें जो आपसे पूछ रहे हैं। मैं वही जवाब देने लगा हूं। आप कोई मैं आपका बाउंड्री आप इसका जवाब दूंगा। जवाब नहीं देते, ये दूसरी दफा क्या मियां नवाज शरीफ ने मनसहरा के अंदर, मैंने भी यही नुक्ता उठाया था, मनसहरा के अंदर एप्लीकेशन नहीं दी? क्या उनको इतना एतमाद था? आप कह रही कि वहां पे फ्री एंड फेयर की क्या मियां नवाज शरीफ को एतमाद अगर होता तो इतना अगर एतमाद होता तो एप्लीकेशन देते। इनका जवाब दें। उसी का जवाब दे रहा हूं मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। मैंने भी यही पूछा, मैं उसी का ही जवाब दे रहा हूं। मैं आपका नहीं हूं कि मैं आपकी बाउंड्री को आपको जवाब दूंगा। नहीं दें आप। ठीक है, मैं जवाब दे रहा हूं ना। हाँ दें, मैं दूंगा जवाब, दे दें। देखिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन बिल्कुल। और यार एक बंदा लाख पे खड़ा है, 20,000 पे खड़ा है सरहद KPK के अंदर, तो क्या कहेगा? KPK के अंदर लोग बाहर निकले, उन्होंने वोट दिया है। मियां नवाज शरीफ जैसा जो बड़े लीडर, जो करप्शन के महाबादशाह, करप्शन के फिरौन, राना सनाउल्लाह के लाख से ऊपर वोट थे। राना सनाउल्लाह की बात कर रही है, कम से कम 90,000 वोट थे। PTI ने आपको हिलने नहीं दिया वहां पे, आप लोगों को हिलने नहीं दिया फैसलाबाद के अंदर।
आप फैसलाबाद की बात करते हो, आप गुजरांवाला की बात करते हो, आप ऐसा करें, जंग की बात करते हो, आप चिन्नौर की बात करते हो, आप भी ज़र्फ दिखाएं, हम लोग तो आप भी ज़र्फ दिखाएं जमात इस्लामी की तरह कुछ सीटों से रिजाइन कर दें। आप कहें कि ये हमारा रिजल्ट सही नहीं है, आप भी रिजाइन कर देना, ज़र्फ दिखाएं, जरा ज़र्फ दिखाएं। बना के दे रहे हैं, आप इतनी तारीफें कर रहे हैं जमात इस्लामी की, आप भी ज़र्फ दिखाएं। काश के आप ये जो चूचू का मुरब्बा बनाने चाह रहे हैं, अपने वोट से जीत के अगर हुकूमत करोगे ना तो फिर मजा है। इस जो ये मांगी हुई हुकूमत जो भीख मांग के वोट लोगों को अरेस्ट कर, लोगों को अगवा करके करे ना, आ जाए इसका दुनिया मजा में, नहीं है, आ जाए दुनिया में, मजा नहीं है। जमीन पे आ जाए, वरना क्रैश लैंडिंग होगी। जमीन पे आ जाए, पांव रखे जमीन पे, आसमान में हवाओं में ना उड़े, वरना यूं करके क्रैश लैंडिंग होगी आप लोगों की। ऐसा इस अवाम ने आपको क्रैश किया है ना कि आपके परखचे उड़ा दिए भाई साहब, आप परखचे उड़ा दिए। इन्होंने अभी तक आपको पता नहीं चला किबला सही नहीं करना। 70 सीटें हैं ना, किबला सही करना जिद्दोगे है ही नहीं। 70 पेंशन है ना, ए जेड़ा हो 35 पेंचर, ओ 35 पेंचर का हिसाब दो पहले। मैडम, ये जो मियां नवाज साहब भाग गए ना प्राइम मिनिस्टरशिप से, हिसाब दो। मैं आपको ये भी ब्रेकिंग न्यूज़ है, आपके जो लीडर है वो भाग गए प्राइम मिनिस्टरशिप से, ठीक है। और अब 2 साल का फार्मूला, आपकी सेहत पे तो असर हो रहा है, फार्मूला, आपको आपकी सेहत पे असर हो रहा है। आप अपनी फिक्र करें, अब ये जो आप अपनी फिक्र करें, हमारी फिक्र, आपके साथ क्या बनना है। हम जेल में बैठे, ये जो कुछ आप जेल में नहीं बैठे, अब आप असेंबली में बैठे, आप उसकी फिक्र करें कि आपने वहां पे करना क्या है। अगर आपने यही धांधली करनी है ना तो फिर आपका सियासी मुस्तकबिल तारीख है। क्या मेरा हक नहीं है? आप खत्म है, क्या मेरा हक फिर नहीं आपके है? पास कोई नहीं रहेगा। हक नहीं है, मैं एप्लीकेशन दूं और असेंबली में बैठे और एक ऑपोजिशन का रोल प्ले करें जो कि जमहूरियत में होता है। बिल्कुल करेंगे। तो ये ड्रामेबाजी बंद कर दें। ये ड्रामेबाजी बंद कर दें, आप लोग बंद कर दें कि मियां नवाज शरीफ जो बढ़ के है ना कि जी केपीके के अंदर एक बंदे की हुकूमत बनाने जा रहे हैं। कौन सी हुकूमत? हम हुकूमत बनाने जा रहे हैं, आप फिक्र ना करें। हम लीड कर रहे हैं, हम मेजॉरिटी में, तो हम मेजॉरिटी में। आप बनाएं, ये मेरी रिजर्व सीट है ना, तो आपकी भी एमपी शिप है ना, ये मुबारकबाद वापस चली जानी है, मुझे पता है। बना के दिखाएं, मेरी रिजर्व सीट जिस दिन मुझे मिलनी है ना, अभी 10 दिन बकाया है। आपकी ये मुबारक जो नजम भर दी वो इंशाल्लाह वापस आने वाली है। आप इस चीज का खबर कीजिए। आप बिल ना जलाएं भाई, हम लोग हुकूमत बनाने जा रहे हैं, वापस नहीं जानी। ये जो अल्लाह ने इज्जत दी है। ये जो एमक्यू में ना, ये जो एमक्यू में इसको आपने गवर्नरशिप दी है, हमारे साथ जा रही है। बरनौल भेज दूंगी आपको, मैं बता रहा हूँ, ये हमारे साथ जा रही है। बरनौल के अलावा आप लोगों का कोई इलाज नहीं है। एमक्यू आपके साथ जा रही है, एमक्यू हमारे साथ जा रही है, आजाद अरकान के साथ जा रही है। आजाद नहीं, हम पीटीआई के आजाद अरकान जो है हमारे पार्लियामेंट पार्टी के साथ नोटिफिकेशन सही है। नोटिफिकेशन आप हुकूमत बनाने जा रहे हैं, हुकूमत बनाने जा रहे हैं, हुकूमत बनाने जा रहे हैं, किस तरह बनाने जा रहे हैं इस पर बात करेंगे, करते हैं बात, इस पर भी करते हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, इस वक्त बात हो रही है हुकूमत साजी के हवाले से। पंजाब में तो मुस्लिम लीग नून ये दावा कर रही है कि वो बिल्कुल क्लियर है और उसके पास सादा अक्सरियत तकरीबन मिल चुकी है। बाकी कोई थोड़ी बहुत कसर रह भी जानी है तो वो आज़ाद उम्मीदवारों से पंजाब में पूरी कर ली जाएगी। उसके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ अगर मुआहिदा हो जाता है तो उसके बाद तो बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं रहेगी। लेकिन बात वफाक के हवाले से हो रही है। उस्मा कारदार मुस्लिम लीग नून की नौमुंतखब MP है, वो भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। अवैस अहमद भट्टी साहब जो कि इंसाफ लायर्स फोरम के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। बहुत ही मशकूर हूँ। जुल्फ़िकार अली बदर जो कि बिलावल भुट्टो सरदारी की इंतखाबी मुहिम के इंचार्ज भी रहे, उनके तर्जमान भी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, उन्होंने मैं यहाँ पर ज्वाइन किया। वैसे आपको खुशामदीद कहता हूँ, लेकिन इससे पहले अवैस अहमद भट्टी कह रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत वफाक में बनाने जा रही है। इस वक्त कोई 93 अरकान हैं PTI की हमायत के साथ जीते हुए जो वहाँ पर मौजूद हैं। आप मखसूस नशिस्तें मिलने की फ़िलहाल मुझे नहीं पता आप किस पार्टी में जा रहे हैं, रिजर्व सीट्स किस तरह मिलेंगी, वो मिल भी जाए तो आपको कोई 25 से 30 सीटों का लॉस रहेगा। आप किस तरह हुकूमत बनाने जा रही है PTI इस नंबर गेम के अंदर? देखिए, अभी 7 से 8 दिन बाकी हैं जब नोटिफिकेशन ये MNS MPS का होना है। मैं तो नेशनल की बात करूंगा, फेडरल की बात करूंगा। अभी 7 से 8 दिन बाकी है नोटिफिकेशन होने के लिए। सही है। देखिए, उसके बाद फिर 3 दिन का है कि आपने कोई ना कोई पार्टी ज्वाइन करनी है। ठीक हो गया। वो पार्टी ज्वाइन करने तो एक अलग अभी 10-12 दिन पड़े हुए हैं। हमारे कोई 54 लोगों ने नेशनल असम्बली के जो हमारे हारे हुए लोग हैं, जिसमें मेहर बेनू कुरैशी साहब हैं,
शुएब शाहीन साहब हैं, सलमान अकरम राजा हैं, तोकीर खोकर हैं, अली बुटर हैं, इस तरह लाहौर, इस तरह बाकी डिस्ट्रिक्ट से भी जो जिनके पास फॉर्म 45 के मुताबिक लाहौर से राना जावेद उमर हैं, इसी तरह और भी लोग हैं जिनके पास फॉर्म 45 के मुताबिक वो लोग जीते हुए और हम लोग ने अपना इलेक्शन चैलेंज किया हुआ है। ठीक हो गया। हम लोग हमारी मिनिमम जो कम से कम जो है ना 70 सीट्स हम लोग कहते हैं हमारी ये नहीं 54 ने चैलेंज किया ना, अभी आपने बताया कि 54 ने चैलेंज किया। 70 की हम लोग बात करेंगे 70 पंक्चर हैं, लेकिन 54 ने ये चैलेंज किया है। 54 में से इंशाल्लाह मैं जरा डबल हो गए ना, डबल हो गए। ये जो 54 सीट्स हैं इसमें इंशाल्लाह जब ये रीकाउंटिंग होगी हम लोग मिनिमम 50 ये वापस अपनी गेन करेंगे। और इसके साथ बैकडोर, अगर दूसरी पार्टीज का हक है बैकडोर चैनल से बातें करने का, अपने दूसरे ग्रुप्स के साथ कोई उनको 50 वापस आ गया। आपका पूरा क्लेम है, ज्यादा से ज्यादा क्लेम है, 50 वापस आ गए और 93 में 50 को प्लस किया तो 143 हो गए। जी हमारी हम लोग पार्टी ज्वाइन करेंगे। 169 आज आपको बताते हैं कि ये पार्टी ज्वाइन करें, कल फिर वो बेचारा वो पार्टी वाले हेड को उठाया होगा, हम लोग फिर देखते रह जाएंगे। ये अच्छा, पार्टी ज्वाइन करेंगे, उसकी बुनियाद पर आपके पास रिजर्व सीट्स आ जाएंगी। जी रिजर्व सीट आएंगी, हम लोग मेजॉरिटी में आ जाएंगे। और एक दो जगहों पे हमारी बैकडोर चैनल चल रही है कि जिनके पास एक बड़ा चंक है। अगर जब हम लोग मेजॉरिटी में आ रहे हैं तो हमारे साथ ये बड़ा आप कह रहे हैं कि 140 प्लस आप हो जाएंगे। ये 50 जो है आपके 54 ने चैलेंज किया है और 54 के 54 ही आपने विन कर लेने हैं फॉर्म 45 की बुनियाद पे। ये आपका क्लेम है, आप कह रहे हैं अभी 130 चाहिए, 133 चाहिए, 133 चाहिए। उसके बाद रिजर्व सीट्स आ जाएंगी आपके पास। हमारे पास रिजर्व सीट हमारी आ जाएगी, हम लोग हुकूमत बना जाएंगे इंशाल्लाह। ये जुल्फकार अली बदर साहब, आप भी बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं सियासत में, नंबर गेम में, सारी चीज़ों में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया कि किस तरह वो हुकूमत में आ रहे हैं, उनके नंबर गेम पूरा होने जा रहा है। क्या बन रहा है वफाक में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नजम अली खान साहब, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। मेरे भाई ने अपनी काउंटिंग की है, सियासत ख्वाहिशात का खेल नहीं है। अगर ऐसा हो जाए तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। इनको हमारी तरफ से पेशगी मुबारकबाद है कि हुकूमत साजी के हुकूमत बनाएं। हमें कोई इतराज़ नहीं है अगर इनको ये सीटें मिल जाती हैं। यहाँ पे अगर पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री देखें तो 1990 से लेके आज तक मैं नहीं समझता कि किसी इलेक्शन के अंदर ऐसा हो कि किसी को हराया गया हो या किसी को जिताया गया हो और बाद में कोई रिज़ल्ट चेंज हुआ। हाँ, चंद सीटों पे मुमकिनात हैं जहाँ पे फॉर्म 45 है, वहाँ पे शायद जो है रिलीफ मिल जाए, लेकिन जितना मर्ज़ी ये रिलीफ ले लें, एक बात तो यहाँ है, एक बात बड़ी क्लियर है जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब बारहा दफ़ा इलेक्शन कैंपेन के दौरान कह चुके हैं कि इस मुल्क में कोई भी पार्टी बग़ैर पीपल्स पार्टी के हुकूमत नहीं बना सकेगी। सही। तो ये जो मेरे भाई बात कर रहे थे कि ये अगर किसी और पार्टी में चले भी जाते हैं, उसके लिए ये जो रिज़र्व सीट्स की बात करें, उसके लिए कागजात का, नॉमिनेशन पेपर्स का जमा होना बड़ा ज़रूरी है और वो जमा हुए बगैर वो लिस्ट के वो मामला बनता नहीं, आगे चलता नहीं है। तो कैसे ये चीज़ें होंगी? टेक्निकल मसला। एक लिस्ट जो है अपडेट की जा सकती है, लेकिन लिस्ट अपडेट होगी अगर कागजात जमा हुए हुए होंगे। तो कागजात जमा ना हो तो लिस्ट किस चीज़ की अपडेट करनी है? अब मेरी बात समझ रहे हैं, ये मेरे भाई भी वकील हैं। हाँ जी। तो कागजात नामजदगी का टाइम गुजर चुका हुआ है, तो वो जो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान लिस्ट जरूर मांग सकता है। मिसाल के तौर पे ये पॉलिटिकल पार्टीज का राइट है, ये चलेंगे, ये राइट है कि फॉर एग्जांपल आपने 10 लोगों का किया है, मजलिस वाहिदुल मुस्लिमीन में चले गए, जमात इस्लामी मैं कहता हूं कहीं पे भी चले गए, कहीं पे भी चले गए। अच्छा, वो लिस्ट मौजूद नहीं है, लिस्ट मौजूद नहीं है। लिस्ट पॉलिटिकल पार्टी दे सकती है, लेकिन देनी उनकी है जिनके कागज जमा है, जिनके कागज जमा है जी, और रिजर्व सीट के ऊपर जमा है जी। तो इसका मतलब है इनको रिजर्व सीट्स नहीं मिल रही है। अगर जमा है तो मिल जाएंगी, अगर नहीं जमा, आई मीन मैं कौन होता हूँ रोकने वाला? जमा है जी आपके कागजात। वो बड़ी टेक्निकल बात की है और बड़ी वैलिड बात लग रही है मुझे। देखिए, हमारे जो पार्टी के लोग हैं, इन्होंने पीटीआई जो होता है ना, वहाँ पे आपने एक पार्टी लिखना होता है कि मेरी पीटीआई से वाबस्तगी है, मैं आज़ाद हूँ हमारा। क्योंकि हम लोगों ने जब फॉर्म्स जमा करवाए वहाँ पे इलेक्शन कमीशन के अंदर, जुल्फकार भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नहीं, वो रिजर्व सीट्स की बात कर रहे हैं। मैं वही बात करूंगा। आपने उसके अंदर पार्टी का जिक्र करना होता है, या लिखा होता है या आज़ाद। देखिए, आपका दोनों सूरतों में ना, जब आपके डॉक्यूमेंट जमा है ना,
उसके बाद आपको ये नहीं क्लियर, आपने ये नहीं है कि जी आपके फॉर्म जिसके जमा है ना वो नहीं, सर, मैं इसमें क्लैरिटी देता हूं। हाँ जी, सर, मैं इसमें थोड़ी सी सुन लीजिए जुल्फिकार भाई, जब उसमें फॉर्म जमा हो गया ना, वो बंदा एलिजिबल है कि उसका उस लिस्ट के अंदर नाम ख्वातीन की लिस्ट आ जाएगी। सबसे बड़ी तो बात ख्वातीन की लिस्ट की है ना बदर साहब। इसको हमारे एंड से 100+ फीमेल्स हैं जिन्होंने उसके अंदर नॉमिनेशन पेपर रिजर्व सीट पे जमा करवाए हुए हैं। रिजर्व सीट पे जमा करवाए हुए हैं। वो कह 100+ मौजूद हैं जी हमारी ख्वातीन जिन्होंने रिजर्व सीट पे जमा करवाई है। किस तरह होता है इनका 100+ का पीटीआई में मौजूद होंगे। नहीं भाई, लेकिन उसमें देखिए मैं आपको सर क्लैरिटी देने लगा हूं ना, ओपन है। इसके अंदर क्लैरिटी ये है कि जो आजाद है उसके कागज एक्सेप्ट नहीं हुए, ठीक है। जिसके पार्टी ने नॉमिनेशन में नाम लिख के भेजा हुआ है ना, सिर्फ उन्हीं के कागज जमा है। तो अगर इनके जमा है तो मुबारक है, हमें क्या प्रॉब्लम है। देखिए अगर मैं आपको टेक्निकल बात बता रहा हूं, जमात इस्लामी में भी, अगर जमात इस्लामी में जाए, MWM में जाए, किसी में भी जाए, वो तो जमात इस्लामी की कामयाब होगी ना, तो ख्वातीन आपकी तो नहीं हम होगी। लोग किसी के साथ अगर अलायंस कर रहे हैं, सही है। चलो वापस एक और इस वक्त मंजरनामा बना हुआ है। बस अब इस वक्त बहुत ज्यादा डिबेट हो रही है कि 3 बरस और 2 बरस, 3 बरस के लिए मुस्लिम लीग नून, 2 बरस के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो ये फार्मूला जो है ये फाइनल है। मेरे नोटिस में अभी तक ऐसी कोई बात नहीं आई कि ऐसा कोई फार्मूला डिस्कस हुआ है या कोई ऐसी चीज़ है। कल शहबाज शरीफ साहब गए थे, आसिफ जरदारी साहब से और बिलावल साहब से मुलाकात हुई है, कुछ बातें डिस्कस हुई हैं। आज वो बातें पाकिस्तान की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में वो डिस्कस की जाएंगी, जारी है अभी। हाँ जी, वो अभी डिस्कस की जाएंगी और अभी बल्कि हो रही होंगी, और उसके बाद फिर वहाँ पे जो लाएमल बनेगा, तमाम लोगों से इनपुट लिया जाएगा, जो हिकमत अमली बनेगी उसको फिर बाहर लेके आया जाएगा। सोच क्या है पीपल्स पार्टी की? वफाक में हुकूमत बनानी चाहिए, नहीं बनानी चाहिए? मुस्लिम लीग नून के साथ जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? अभी बिलावल ने बड़े बड़े दावे किए थे, हम तो मुस्लिम लीग नून के साथ नहीं जाएंगे, हम तो बिल्कुल इसहाक डार को वज़ीर ख़जाना नहीं बनाएंगे, हम कोई कोलेशन नहीं करेंगे। ये सारी बातें अभी की थी उन्होंने। देखिए असल बात यह है कि बिलावल साहब ने जो बात की थी वो बिल्कुल बात थी, लेकिन बास पॉइंट ऐसा है कि अगर पाकिस्तान के अंदर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज फॉर द सेक ऑफ स्टेट, फॉर द सेक ऑफ कंट्री, फॉर द सेक ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान, अगर आप अपनी अनाए साइड पे रख के बैठ के बातचीत नहीं करेंगे, वो चाहे पीटीआई है या PMLN है, तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को इस टाइम पे बैठ के बातचीत करनी है, क्योंकि दिस इज़ अ शिप वी स्विम एंड सिंक टुगेदर। ये नहीं है कि अगर कश्ती डूब रही है तो पीटीआई बच जाएगी और PMLN बच जाएगी या हम बच जाएंगे, या पीटीआई बच जाएगी तो हम डूब जाएंगे, ऐसा नहीं है। हम तीनों एक ही कश्ती के सवार हैं, जिसने बचना है इकट्ठे बचना है, जिसने नहीं बचना उसने नहीं बचना। सो बात कहने की ये है कि बातचीत के दरवाजे खुले होने चाहिए, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को हक हासिल है कि वो डिसाइड करें कि उन्होंने हुकूमत साजी करनी है या अपोजिशन में बैठना है। हमारी पार्टी ने अभी तक कोई डिसाइड नहीं किया कि हमने हुकूमत में जाना है या हमने अपोजिशन में बैठना है, लेकिन चूंकि हमारा नंबर पूरा नहीं है, मेजॉरिटी नहीं है, तो मोस्ट लाइकली अपोजिशन में बैठ सकते हैं। हाँ, हमें कोई पार्टी आके कहती है जिनके पास सिंपल मेजॉरिटी है और उनको हमारी ज़रूरत है और वो हमारे साथ मिलके हुकूमत बनाना चाहेंगे, तो बैठ के बातचीत हो सकती है। फिर तो कुछ गिव एंड टेक ही है ना, कुछ हमारी बात मनवा लें, कुछ अपनी मान लें। सही है, इस पर मज़ीद भी बात करते हैं, लेकिन एक मुख्तसर सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम न्यूयॉर्क। नाज़रीन, बात कर रहे हैं इस वक्त मौजूदा हुकूमत साजी के हवाले से और जो सूरत अज़मा मियाँ नवाज शरीफ, फिर इसका मतलब है कि चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बनते हुए नज़र नहीं आ रहे? देखें, ये बात बिल्कुल मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि मुस्लिम लीग नून में जो भी फैसला होता है वो उसका जो डिसीजन है वो हरफ आखिर जो है वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ पे जाके रुकता है। तो अगर ये डिसीजन आई है तो ये उनकी अपनी डिसीजन है और पार्टी जो है वो मुशावरत के बाद नहीं, एक बड़ा नारा लगाया ना चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म का, और वो अब ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि नहीं, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म, मरियम औरंगज़ेब ने कहा नहीं, अभी हमने फैसला करना है, कोई फैसला नहीं हुआ। लेकिन एक चीज़ क्लियर हो गई कि वो जो एक पक्का स्टैंस था चौथी मरतबा वज़ीर आज़म वाला, उससे पीछे हो गई है पार्टी। देखें, इससे पहले भी बात हुई थी और ये बताया गया था
कि अगर तो सिंपल मेजॉरिटी के साथ हम बना सकते हैं हुकूमत, फिर तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आएंगे। सिंपल मेजॉरिटी कैसे आएगी अब इन द सेंस कि हमें इल्हाक ना करना पड़े किसी और पार्टी के साथ, लेकिन इस वक्त आप अक्सरियत में दो तरीकों से आ सकते हैं। अब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो है। आपसे क्या करें? हमारे से उधार मांग लीजिए। सिंगल लार्जेस्ट आपसे ले रहे हैं, मेरे ख्याल में वही पूछने लगा। सिंगल लार्ज आप देने को तैयार हैं उधार बंदे अपने? वसीम कादर तो दे दिया सर, डेपुटेशन पे। आपने वसीम कादर तो दे दिया, वसीम कादर तो दे दिया आपने। तो देखें, उन्होंने जो अपनी स्पीच की थी मियां साहब ने, उसमें कहा था कि हमारे पास, हम सिंगल लार्जेस्ट एंटिटी तो हैं, लेकिन इतनी हमारे पास नंबर्स नहीं हैं कि हम हुकूमत बना सकें, इसलिए हम दावत देते हैं बाकी तमाम पार्टीज को कि वो आए हमारे साथ मिल के, फिर हम इल्हाक करके तो हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि पाकिस्तान को जो चैलेंजेस हैं वो बहुत सीरियस हैं। और जिस तरह अली ने अभी कहा, देखें जो नारे इलेक्शन कैंपेन में होते हैं वो फ़र्क होते हैं, और जब एक दफ़ा इलेक्शन ख़त्म हो जाती है तो फिर आप रियासत को आगे रखते हैं, मुल्क के जो अवाम है उनको आगे रखते हैं। पॉलिटिकल एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे और एक एनालिस्ट के तौर पे दो तरीके हैं वफाक में हुकूमत बनाने के आपकी पार्टी के पास। एक यह कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ कोई ना कोई फार्मूला तय पा जाए, उसमें हुकूमत में आ जाए। दूसरा ये है कि इनके बंदे तोड़ लें आप, पीटीआई के जितने आज़ाद लोग हैं ना, जितने तोड़ लें। क्या लगता है आपको, कितने बंदे तोड़ सकते हैं? देखें, अब इस वक्त बातचीत चल रही है सबके साथ, और पीपल्स पार्टी के साथ भी बातचीत चल रही है, इनके बंदों से भी, MQM के साथ भी चल रही है। इनके बंदों की अपनी मर्जी है, उनकी मर्जी है। अगर देखें, बहुत सारे ये आज़ाद आए, इनके आईनी तौर पे और कानूनी तौर पे इन पे कोई कतगन नहीं है कि ये किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर लें, ठीक है, क्योंकि ये किसी पार्टी के प्लेटफॉर्म से नहीं आए हैं, आईन ये कहता है। तो उनकी मर्जी है, अगर वो चाहते हैं अपने इलाकों में वो चाहते हैं कि इलाकों में डेवलपमेंट करें, तो उनको जाहिर है हुकूमत के साथ ताउन से फ़ायदा होता है। डिपार्टमेंट्स उनके साथ काम करते हैं, उनके इलाकों में लोगों के जो है वो सहूलत मिलती है, तो ये उनका अपना फैसला है। हम बाकी JUI के साथ भी, QNIC के साथ भी, MQM के साथ भी, काफी आपके राब्ते हैं, सही है, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जुल्फ़िकार अली बदर साहब, आपके पास क्या क्या ऑप्शन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास क्या? एक तो मुस्लिम लीग नून का ऑप्शन आ गया, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि जरदारी साहब हैं तो बड़े शिकारी, जरदारी सबसे बड़ा शिकारी, वो शिकार कर लेंगे बंदे शंदे? देखिए, असल बात यह है कि मामला शिकार का नहीं है, मामला बैठ के फामो तफहीम से तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को साथ लेके चलने का है। अच्छा। यहाँ PMLN हो सकती है, यहाँ आज़ाद लोग हो सकते हैं, और चूंकि वो दोनों लोग मेजॉरिटी में हैं तो उनको हमारी ज़रूरत है। तो उन्होंने देखना है कि किसको किसकी ज़रूरत पड़ेगी। पीपल्स पार्टी के बगैर कोई हुकूमत नहीं बनेगी, तो जिसको भी हुकूमत बनानी है वो पीपल्स पार्टी की सपोर्ट लेके बनेगी। अगर PTI का जो आज़ाद अरकान पे मुश्तमिल पार्लिमानी ग्रुप है वो भी हुकूमत बनाना चाहे तो उसे पीपल्स पार्टी की तरफ आना पड़ेगा 100%, उसके बगैर उनका नंबर पूरा नहीं होता। लेकिन इमरान खान साहब तो यकसा मुखालिफ नहीं नवाज शरीफ के और जरदारी साहब के, देखिए आप कह रहे हैं उसको भूल जाए हम। मुखालफत ज़रूर होती है, लेकिन इसके अंदर कोई ज़ाती मुखालफत नहीं होनी चाहिए। लोगों का एक सियासी मुखालफत को ज़ातियात के ऊपर लेके नहीं जाना चाहिए। इसमें बड़ी अहम बात है, पीपल्स पार्टी इसका मतलब है ये PTI के आज़ाद पार्लिमानी ग्रुप की तरफ भी जा सकती है, उसके साथ भी जा सकती है। देखें, ऑप्शन मौजूद है। बात यह है कि ऑप्शंस खुले हैं, अभी तो कोई ऑप्शन हमने एक्सप्लोर नहीं किया। सबसे पहले हमारे साथ जिसने राब्ता किया वो PMLN थी। सही। तो हैविंग सो मैनी डिफरेंसेस, पॉलिटिकल डिफरेंसेस, हमने उनको भी जरदारी साहब ने वेलकम किया, वो आए बिलावल हाउस, बातचीत की। तो इसमें यह है कि सियासी मुखालफीन के साथ आपकी बातचीत का दरवाज़ा बंद नहीं होना चाहिए। सही है। बिकॉज लड़ाई थी इलेक्शन तक, उसके बाद आगे चलना है। उनका अपना मैनिफेस्टो है, हमारा अपना है। जहाँ पे आप इकट्ठे बैठ के किसी भी पॉलिटिकल फोर्स के साथ, पॉलिटिकल पार्टी के साथ बैठ के कोई ऐसा इक्वेशन या ऐसी केमिस्ट्री बनती है कि जिसमें इकॉनमी भी बेहतर हो जाए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आ जाए, तमाम लोगों को साथ लेके चल सकें, तो बिल्कुल चलना चाहिए। अली मुझे ये बताइएगा कि एक जो ख्वाब था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कि बिलावल साहब के ज़रिए हमने पंजाब में एंटर होना है दोबारा, वो ख्वाब टूट गया। 15,000 वोट थे सिर्फ 90,000 के मुकाबले में। देखिए, वो जो 90,000 वोट है ये उसी तरह का वोट है जैसे 1990 में डले थे, जैसे 2013 में डले थे, जैसे 2018 में डले।
तो ये वोट तो जो है फैसला करने वाले जो लोग हैं, आपको मेरे भाई ने सेकंड कर दिया। देखिए, फैसला मेरे सेकंड कर दिया। लेकिन ज़हीराबाद खोखा का वोट भी है। थैंक यू ब्रदर, फैसला करने वाले आपने सेकंड कर दिया, इसलिए मैं शुक्रगुजार हूं। चीज ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब कभी भी आज तक इक़्तिदार में जब भी आए हैं, हम मियां साहब की बड़ी इज्जत करते हैं, मियां साहब भी हमारी इज्जत करते हैं, लेकिन असल कड़वा सच यही है कि मियां साहब कभी अपने जोर बाजू पे लड़के नहीं आए। तो ठीक है, आ गए, कोई बात नहीं, उनको अडॉप्ट किया है, हमने कहा ठीक है, हम क्या करें, मुल्क को तो आगे चलाना है ना, निज़ाम को चलाना है, कितनी देर रोकेंगे। 1990 का इलेक्शन देख लें, 1997 का देख लें, 2013 का देख लें, 18 का देख लें, ये 2008 का ना देखें। 2008 में भी पीपल्स पार्टी के साथ ज्यादती हुई, बीबी शहीद हुई थी, पीपल्स पार्टी की 2 तिहाई अक्सरियत थी, हम चुप थे, हम क्या करें। लेकिन जहाँ पे जितने वोट पीपल्स पार्टी को दिए गए, हमने निज़ाम को चलाया। हम लोग ज़िद्दी नहीं है, हम लोग कहते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी रखें, सबको साथ लेके चलें, चलाया उस टाइम भी। कोई ज़िद थोड़ी है, मुल्क को तो बचाना है ना, कोई मुल्क थोड़ी तोड़ना है, तो हम तो सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। पीटीआई को भी देते हैं। देखिए, पीटीआई के अंदर तो लचक होनी चाहिए, इनको तो ये समझ होनी चाहिए, और मैं समझता हूँ कि जितनी मुश्किलात से इमरान खान साहब गुजर रहे हैं, उनके अंदर ये पॉलिटिकल फ्लेक्सिबिलिटी आनी चाहिए, बिकॉज अगर नहीं आएगी तो वो मज़ीद मुश्किलात का शिकार रहेंगे, अवाम भी तंग रहेंगे, मुल्क भी तंग रहेगा। ऐसा नहीं होता, ज़िद की सियासत नहीं होती, सियासत लचक का खेल है, आपको अपना रास्ता निकालना है, अपने सियासी मुखालफिन के साथ बैठ के बातचीत करनी है। लेकिन उसी सख्ती से और उसी अपने फर्म स्टैंड से और ये तासुर देके कि मैं तो डील नहीं करता, उन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाई नहीं। देखिए, डील नहीं है ना, चीज़ ये है कि यहाँ पे जिस तरह 2018 में खान साहब जीत के आए थे, जितनी सीटें थी, 2013 में भी उनकी ख्वाहिश थी वज़ीर आज़म बनने की, उस टाइम पे उनका ग्राफ ज़्यादा बढ़ा था 2013 में, लेकिन 2013 में गवर्नमेंट नहीं बन सकी थी क्योंकि मनूवरिंग कुछ और हो गई। इसी तरह 2018 में पीटीआई का ग्राफ और पीटीआई की ग्राउंड पे सपोर्ट इतनी नहीं थी जिस तरह उनको इलेक्शन जितवा के ले आए गए। सही, तो चले आप सारी माजी की बातें छोड़ें। इस वक्त अली, आपको इस वक्त वफाक में कौन सी हुकूमत बनती हुई, कैसी बनती हुई नजर आ रही है? देखिए, जिसकी भी हुकूमत बनेगी ना, ये कोलिजन गवर्नमेंट होगी, तुम कुछ पॉलिटिकल फोर्सेस मिल के हुकूमत बनाएंगी। PMLN और पीपल्स पार्टी और आज़ाद पार्लिमानी ग्रुप PTI का और PMLN, कौन नजर आ रहा है? देखिए, कोई भी मैं दो मिलेंगे तो फिर कोई भी दो, कोई अकेला तो बना ही नहीं सकता, किसी दो पॉलिटिकल फोर्सेस ने मिलकर बनानी है, दो ने बनानी। किसकी हुकूमत आ रही है वैसे? PTI प्लस अलायंस। PTI प्लस अलायंस किसका? MQM है, ANP अलायंस है। किसकी हुकूमत आ रही है वफाक में? PMLQ है। ओस्मा किसकी आ रही है? बात सर, ये सबसे बड़े प्रोविंस में तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग पंजाब में आ गई, इंडिपेंडेंटली बना रही है, हमारी नंबर गेम पूरे हो गए हैं। वफाक और वफाक में भी अब देखें किस तरह से सिचुएशन डेवलप होती है। हमारी 79 सीट्स हैं, फिर उसमें आप रिजर्व डालें, फिर MQM के साथ तो हमारी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। पीपल्स पार्टी ने, अब इन्होंने, अली ने एक बात की थोड़ी सी, मुझे सिर्फ हुकूमत का बताना है आपने, हुकूमत किसकी आ रही है? मियां साहब तो वो सियासी लीडर हैं जिनको 22 साल इलेक्शन के प्रोसेस से बाहर रखा गया, या उनको जलावतन किया गया। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। आज के प्रोग्राम में इतना ही, बाकी फिर से अल्लाह हाफिज।